हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 वायु को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने वो पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस किसे कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण CO2 ही है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसे दो गैस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं। चित्र 4.1 में दिखाया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये पूछा जाता है। आर्गन 0.93%, ये भी पूछा जाता है। अन्य सभी 0.04%। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। पौधे, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। वो कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम। क्या हो गया? राइजोबियम जीवाणु है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। तभी पौधे यूज करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने वाले प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु की ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा
प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम सभी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षण इसी परत में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसी कारण यहाँ पर हवाई जहाज उड़ता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इसमें हो जाएगा समताप मंडल में एक तुम्हारा ओजोन गैस और हवाई जहाज। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश आने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उल्कापिंड ये पूछा गया प्रश्न है। उल्कापिंड कहाँ? मध्य मंडल में। सीटेट में पूछा गया ये प्रश्न है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। आइए कुछ फिगर देख लेते हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश में वर्ड देता है, लिख लीजिएगा। हवाई जहाज ये आपका समताप मंडल में ओजोन हो गया। ये मध्यमंडल उल्कापिंड सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। ये मध्य सीमा। बाह्य वायुमंडल को है आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल इसको इंग्लिश में आइनोस्फेयर और मध्य मंडल को मीसोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर और बहिर्मंडल को क्या कहेंगे? एक्सोस्फेयर। यह आपका अंतरिक्ष। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस दिन की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक परिवर्तन क्यों कहते हैं? इम्पोर्टेंट नहीं है।
यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा लगभग 2 करोड़ भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करता है। ठीक है। तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक देती है उसको आतपन कहते हैं। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ये कुछ दिया है। तापमापी तापमान मापता है। तापमापी को क्या कहेंगे? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। वायुदाब वायुदाब को मापता है बैरोमीटर। बैरोमीटर। वर्षा की मात्रा को मापता है रेन गेज। रेन गेज। और वात दीर्घदर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है वाइंड वेव। विंड वेव। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है? इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यह कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। एसाफेल्ट को पहले असफाल्ट भी कहा जाता था। असफाल्ट भी कहते हैं इसको। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कहाँ होगा? समुद्र के अंदर। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं।
पवन। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं और पूरब से आएगा तो पूर्वी पछुआ। ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण आप दीजिएगा जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से 3 प्रकारों को विभाजित किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं हम लोग। अस्थायी पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवनें कहलाती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, लगातार वर्ष भर चलते रहती है, उसी को कहते हैं अस्थायी पवनें। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, मतलब हर एक मौसम में बदलना, उसी को मौसमी पवन कहते हैं। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या वर्ष में या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये उत्तर मतलब नॉर्थ साइड में ज़्यादातर बहता है। कुछ और है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल। क्या हो गया? काल बैसाखी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। ये पूछा गया प्रश्न है। और आम्रवर्षा कर्नाटक। नॉर्वेस्टर हरियाणा। ये आपका क्या है? चक्रवात, ये केस स्टडी है। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसको बता देता हूँ। शहीद उड़ीसा बर्बाद कहाँ है वो? 1 मिनट। उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुडा, ये पूछा सकता है कि ये दोनों जगह कहाँ है। बस उड़ीसा, बस यहाँ से एक ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, चिपचिपापन हम लोग महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सकती है तब ये बर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। वर्षा कैसे होता है? संघनन के कारण। कंडेंसेशन के कारण ये पूछा जाता है प्रश्न। आकाश में उड़ते समय जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल भूमि जल
वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा तीन प्रकार के होते हैं: संवहनी, पर्वतीय एवं चक्रवाती वर्षा। आइए देखते हैं। संवहनी वर्षा किसे कहते हैं? वायु गर्म होकर ऊपर हो जाता है और वह बादल बना ठंडा हुआ पानी की बूंदें भारी भारी होना, फिर वो भारी होकर के वो बूंदें वर्षा के रूप में नीचे आना, उसी को हम लोग संवहनी वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा क्या होता है? जैसे कि गर्म वायु इधर से गया और यहाँ पर ठंडा होकर के टकराया, फिर वो पानी बरस गया। चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं? ये ठंडी वायु, ये गर्म वायु दोनों टकरा करके उसी को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि या तथा ओला है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैस से बना हुआ है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करता है? CO2। मौसम किसे कहते हैं? प्रति घंटा मौसम की स्थिति। वर्षा तीन प्रकार की होती है, कौन कौन होती है? संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती। वायुदाब किसे कहते हैं? वायु के द्वारा लगाया गया भार, वायुदाब। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है? क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। अरे हाँ। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? बादल विहीन है समताप, समताप मंडल। वायु की परतों की जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्षा कहेंगे, वर्षा कहेंगे। व्यापारिक पवनें अस्थायी पवनें कहती हैं। व्यापारिक पवनें अस्थायी, अस्थायी। लू किसे कहेंगे? स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। मानसून, मौसमी पवन। पवन की क्षैतिज गति, पवन की क्षैतिज गति। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कृपया करके आप मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा न्यू चैनल है, कृपया करके आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।